मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो वैद्युत रसायन सेकंड स्टार्ट कर रखा है, उसमें टॉपिक अपना चल रहा था कंसंट्रेशन सेल्स, यानी कि सांद्रता सेल। और मैंने ये बताया था कि सांद्रता सेल ऐसे होते हैं जिनमें दो समान विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो सांद्रता सेल होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सांद्रता सेल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अब हमने इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के बारे में कल दो उदाहरण पढ़ लिए थे, हाइड्रोजन सांद्रता सेल और अमलगम सांद्रता सेल। फिर विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में भी हमने जो है एक पार्ट इसका पढ़ लिया था, अभिगमन रहित सांद्रता सेल, यानी कि ऐसे सांद्रता सेल जिनमें विद्युत अपघट्य या विलयन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन नहीं होता, या यूं कहिए कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विद्युत अपघट्य या आयनों का या विलयनों का जो विलयन का अभिगमन नहीं होता है। आज हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अभिगमन सहित सांद्रता सेल, यानी कि ऐसे सांद्रता सेल जिनमें भिन्न भिन्न सांद्रताएं तो होती हैं, या इलेक्ट्रोड जो हैं वो भिन्न भिन्न सांद्रताओं में डूबे होते हैं, या भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विद्युत अपघट्य या विलयनों में डूबे होते हैं, तथा उनमें अभिगमन भी होता है। ठीक है। और ये अभिगमन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। ऐसे अभिगमन सही सांद्रता सेल जो धनायन के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं, और दूसरा जो होता है वो ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं। धनायन के प्रति जो उत्क्रमणीय होंगे उनमें ऋणायन का अभिगमन होगा, और जो ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय होंगे उनमें धनायन का अभिगमन होगा, या यूं कहिए कि मुख्य रूप से धनायन का अभिगमन या अभिगमनांक को अपन कंसिडर करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्या है सांद्रता सेल या अभिगमन सहित सांद्रता सेल। तो अभिगमन सहित सांद्रता सेल जो होते हैं वे होते हैं जिनमें दोनों विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में होते हैं। यदि विद्युत अपघट्य के दोनों विलयनों को एक सरंध्र दीवार द्वारा एक दूसरे के सीधे संपर्क में रखा जाए, और तो उन दोनों के मध्य आयनों का अभिगमन होता है और एक अभिगमन युक्त सांद्रता सेल का निर्माण होता है, जैसा आपको इस चित्र में नीचे दिखाया गया है। जैसे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हैं, या यूँ कहिए कि दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, जिसमें 1 पर हम गैस पास करते हैं, और ये सरंध्र दीवार है। यहाँ पर सरंध्र दीवार का मतलब ये हो गया, या यूँ कहिए कि सरंध्र दीवार जो है वो ये होगी कि द्रव्य मिल नहीं सकते लेकिन आयनों का अभिगमन आदान प्रदान कर सकते हैं। ये एक ऐसी पोरस वॉल होती है, या यूँ कहिए कि ऐसा पोरस पोर्ट होता है जिसमें विलयन तो एक दूसरे में जा नहीं सकता, पर आयन जो है वो एक दूसरे में अभिगमन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दो अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए, एक एनोडिक पार्ट हो गया, एक कैथोडिक पार्ट हो गया। ठीक है। दोनों में जो है वह अलग अलग सांद्रता के विलयन भरे हुए हैं। जैसे इसमें C1 सांद्रता का HCl भरा हुआ है, और इस वाले कंपार्टमेंट में यानी कि दाएं भाग वाले में C2 कंपार्टमेंट का C2 सांद्रता का HCl भरा हुआ है। अब देखिए, जो दायां पार्ट वाला है वो कैथोड की तरह कार्य करता है, तो इस पे कैटाइंस जाएंगे, और बायां भाग जो है वो एनोड की तरह कार्य करता है, तो एनाइन इसकी तरफ जाएंगे। इसलिए इस सेल की सरंध्र दीवार किसी एक आयन के प्रति उत्क्रमणीय हो सकती है। अतः यह सेल दो प्रकार की होती है, क्रमशः धनायन के प्रति उत्क्रमणीय और ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय। ये जो सरंध्र दीवार है वो किसी एक आयन के प्रति उत्क्रमणीय होगी, यानी कि या तो इसमें धनायन जा सकता है या इसमें ऋणायन जा सकता है। तो इस कारण से जो अभिगमन सहित सांद्रता सेल हैं वे भी दो प्रकार के हो जाते हैं, धनायन के प्रति उत्क्रमणीय सांद्रता सेल और ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय सांद्रता सेल। अब इसमें ये जो दिखाया गया है वह है धनायन के प्रति उत्क्रमणीय सांद्रता सेल। अब उपयुक्त सेल का जो सेल आरेख होगा वो होगा P2। देखिए, बाएं भाग को बाईं तरफ दिखाते हैं और दाएं भाग को दाईं तरफ दिखाते हैं। P2 H P
जो है वो 180 एम पे इसको पास करते हैं। फिर स्लैश HCl, यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो A +-1 है, या यूँ कहिए इसकी सांद्रता +-1 है। धनायन और ऋणायन की जो एक्टिविटी है वो +- है। फिर हमने डॉटेड लाइन दिखाया है, ऊर्ध्वाधर डॉटेड लाइन जो है वो, या यूँ कहिए वर्टिकल जो लाइन है डॉटेड लाइन, वो सरंध्र दीवार को प्रदर्शित करती है। इसके साथ HCl जो है और जिसकी जो एक्टिविटी वह है वो A2 है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। फिर एक लाइन है, खड़ी लाइन है H2 और PT, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाहर की तरफ मेटल रखते हैं, फिर उसके साथ अंदर लिक्विड, और फिर बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, और एकदम बीचों बीच या तो क्या होता है सरंध्र दीवार होती है, या फिर कोई दो खड़ी लाइन है तो सॉल्ट ब्रिज होता है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो वे सीधे एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, यानी विद्युत अपघट्य या विलीन एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अब देखिए, एक फैराडे विद्युत प्रवाह से इलेक्ट्रोड पर निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। बाईं ओर ऑक्सीडेशन होगा, या बाएं हाथ के इलेक्ट्रोड की तरफ ऑक्सीडेशन होगा, तो हाफ H2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एक्टिविटी जानते ही हो, A1 है। और दाएं हाथ की तरफ की जो इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन होगी वो भी एकदम विपरीत होगी जो बाएं हाथ की इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। तो उल्टा करके हम लिख देंगे, बस एक्टिविटी अपने को चेंज करनी है। तो H+A2 + 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ H2। अब कुल अभिक्रिया को लिखेंगे H+-आयन A2 और H+-आयन A1, ये है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, क्योंकि धनायन के प्रति ये जो है उत्क्रमणीय है। तो ये कुल अभिक्रिया इस बात को इंगित भी करती है कि ये जो अभिक्रिया है वो धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है। अब देखिए, द्रव संधि से एक फैराडे धनात्मक धारा बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाएगी, और T+H+ आयन दाईं तरफ जाएंगे, जबकि T-Cl- आयन जो है वो बाईं तरफ अभिगमन करेंगे। क्योंकि धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है, इसलिए केवल H+ आयन या धनायन ही अभिगमन करेंगे। यहाँ पर जो T+ और T- जो बताया गया है वह क्रमशः धनायन व ऋणायन का अभिगमनांक है, जो हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अभिगमनांक क्या होती है। यानी कि विद्युत धारा का वह अंश जो किसी विशेष आयन द्वारा ले जाया जाता है वह क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। अतः द्रव संधि पर संपन्न हुई अभिक्रियाएं जो हैं उनको निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। T+H+A1, तो T+H+A2। अब देखिए, चूंकि टोटल जो अभिगमनांक है वो 1 के बराबर होता है, तो T++ T- बराबर 1 होगा, तो अपन T+ की जगह 1 - T- भी लिख सकते हैं। तो 1 - T- की जगह रखने पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, H+A1 - T-H+1A1 इज इक्वल टू H+A2 - T- H+A2, तथा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं T-Cl - A2 और T+Cl - A1, यानी कि उसके अपोजिट ये हो जाएगी। अब देखिए, कुल जो सेल अभिक्रिया है वह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया और द्रव संधि पर हुई उपयुक्त दोनों अभिक्रियाओं के योग के बराबर होगी। अतः इसके लिए जो सेल क्रिया होगी, टोटल जो कुल सेल क्रिया होगी, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं T-H+A2 + Cl - A2 इज इक्वल टू T-H+A1 + Cl - A1। अतः इस सेल के लिए विभव का मान अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ई विथ WT का मतलब हो गया, यानी कि जो है विथ ट्रांसफरेंस हो गया। क्या हो गया, जो है कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफ्रेंस, यानी कि अभिगमन सहित सांद्रता सेल हो गया इसका मतलब। तो EWT इज इक्वल टू हो जाएगा -RT/F ln AH+1 ACl-1 की पावर T- अपॉन AH+2 ACl-2 की पावर T-। अब अपन देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, EWT इज इक्वल टू
माइनस आर टी अपॉन एफ। चूँकि एन एफ होता है तो हमने एन की जगह 1 रख दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो हो जाएगा ई डब्ल्यू टी इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एफ टी माइनस एल एन ए प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को अगर लॉग के साथ सॉल्व करते हैं तो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 1 अपॉन ए प्लस माइनस 2। अपन अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर ये वाली संख्या है ऊपर नीचे पलट देंगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास ई डब्ल्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी 2 टी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। ये जो सेल है वो प्रोटॉन अर्थात धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है, अतः ईएमएफ के व्यंजक में ऋणायन के अभिगमनांक का पद टी माइनस है, और अगर ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय होगा तो जो अभिगमनांक में का जो पद होगा वो टी प्लस होगा। तो ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय सांद्रता सेल में जो है वो इसका उल्टा एकदम जो है वो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। तो एक प्रारूपिक ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय सांद्रता सेल को हम निम्न सेल आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ए जी अपॉन ए जी स्लैश ए जी सी एल एस स्लैश एच सी एल ए प्लस माइनस 1, और ये जो है वो सरंध्र दीवार को बताता है, यानी कि वर्टिकल डॉटेड खड़ी लाइन एच सी एल ए प्लस माइनस 2 अपो स्लैश ए जी सी एल एस स्लैश ए जी। तो उपरोक्त व्यंजक के अनुसार ईएमएफ का व्यंजक हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, या निम्न प्रकार हो जाएगा यदि एक्टिविटी ए प्लस माइनस 2 इज ग्रेटर देन ए प्लस माइनस 1, तो ई डब्ल्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टी प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। इस प्रकार से हमारे ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय जो सांद्रता सेल अभिगमन सहित सांद्रता सेल हमारे पास जो है वह ईएमएफ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सांद्रता सेलों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंसंट्रेशन सेल, जो इसी के बेसिस पे अपन बता सकते हैं। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिनको 1 बाय 1 आगे अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले सांद्रता सेलों का जो अनुप्रयोग है वह आयनों की संयोजकता का निर्धारण। देखिए एक सांद्रता सेल के लिए विभव को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। E इज इक्वल टू होता है 0.0591 अपॉन एन लॉग C2 अपॉन C1। याद रखिए जब 0.0591 लिखते हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 297 केल्विन है। यहाँ पर n जो है वो अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की संख्या है, यानी कि आयनों की संयोजकता है। अतः दोनों विलयनों की सांद्रता C1 व C2 तथा सेल का विभव E ज्ञात होने पर हम धातु की संयोजकता n को परिकलित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन एक सेल दिया गया है, उसका ईएमएफ है वो 0.029 वोल्ट है, तो आयन की संयोजकता बताइए। तो हमारे पास जो मर्क्यूरियस नाइट्राइट है उसकी ये C2 हो जाएगा जिसकी नॉर्मलिटी 0.5 है, और मर्क्यूरियस 9 इसकी नॉर्मलिटी जो है C1 की है 0.51 है। तो अपन वैल्यू रख देंगे, n इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0591 अपॉन ई लॉग C2 अपॉन C1। तो वैल्यू रख हो जाएगी 0.0591 अपॉन ई की वैल्यू 0.29 हमारे पास है वोल्ट दे रखी है, उसको रख देंगे लॉग 0.5 अपॉन 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास log 10 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और ये देखिए लगभग 2 के बराबर है, यानी 0.29 है और वो 0.5 है, 0.59 है, यानी कि इसको तो अपन की क्या मान ले 0.6 मान ले और इसको 0.03 मान ले, तो डबल को करेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए इसकी जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अल्प विलय लवणों की विलयता का निर्धारण, इससे अल्प विलय लवणों की विलयता का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो किसी विलयन की आयनिक सांद्रता की गणना सांद्रता सेल के विद्युत वाहक बल से भी की जा सकती है। अल्प विलय लवणों के लिए यह माना जाता है कि संतृप्त विलयन में भी लवण पूर्णतः आयनिक अवस्था में है, अतः किसी अल्प विलयशील लवण के संतृप्त विलयन को की आयनिक सांद्रता को उसकी विलयता माना जा सकता है। माना कि AgCl की विलयता ज्ञात करनी है, जिसके लिए हम निम्न सांद्रता का सेल निर्माण करेंगे। Ag
खड़ी लाइन AgCl संतृप्त विलयन जिसकी C1 सांद्रता है। फिर हमारे पास ये सॉल्ट ब्रिज बताया हुआ है 0.0591 सॉरी 0.01 N AgNO3 जिस जो है वो C2 सांद्रता है और Ag। अब अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल का विभव हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log C2 अपॉन C1। यहाँ N Ag की संयोजकता है, C1 जो है AgCl की संतृप्त विलयन की सांद्रता है और C2 जो है वो 0.01 है। तो E ज्ञात होने पर हम C1 का परिकलन कर सकते हैं, क्योंकि Ag प्लस की सांद्रता जो है Cl माइनस की सांद्रता के बराबर होगी। अतः किसी एक संयोजी धनायन या ऋणायन के लिए लवण की विलीयता जो होगी वो S इज इक्वल टू होगी अंडर रूट KSP, और KSP आप जानते हो विलीयता गुणनफल होता है। तो विलीयता बराबर हो जाएगा यानी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में विलीयता गुणनफल इंटू लवण का अणुभार, और आप जानते हो AgCl का अणुभार जो होता है वो 143.5 होता है। इस प्रकार से अपन अल्प विलेय लवणों की विलीयता का निर्धारण भी कर सकते हैं। फिर आता है सांद्रता सेलों से सक्रियता गुणांक का निर्धारण। सांद्रता सेल के लिए हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0591 अपॉन N log A1 अपॉन A2। यहाँ सेल को इस तरह से बनाएं कि एक विलयन की सक्रियता का जो मान है वो इकाई रखें, एक रखें, यूनिट रखें। माना A2 की जो इकाई सक्रियता है उसका मान 1 है, तो हमारे पास E इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0591 अपॉन N log A1। अब हमारे पास N की वैल्यू और E की वैल्यू हो तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ सकती है। हम जानते हैं सक्रियता जो होती है वो सांद्रता गुणा सक्रियता गुणनफल के या गुणांक के बराबर होती है। तो A इज इक्वल टू FC, अतः C विलयन की सांद्रता है जो ज्ञात है, तो F को हम आसानी से परिकलित कर सकते हैं। संक्रमण ताप का निर्धारण भी कर सकते हैं। देखिए सांद्रता सेलों द्वारा जो है वह संक्रमण ताप का भी निर्धारण करते हैं। इसमें क्या होता है, दो भिन्न भिन्न अपरूपु वाले धातुओं के अगर इलेक्ट्रोड बने हैं तो इलेक्ट्रोडों से एक सांद्रता सेल बनाई जाती है, यानी कि एक ही धातु के अलग अलग अपर रूप हैं और उससे कोई सांद्रता सेल बनाई जाती है, तो इस सेल का कोई ना कोई विभव आवश्यक रूप से होगा। अब इस सेल का हम ताप बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर सेल विभव शून्य प्राप्त होता है। वह ताप ही क्या होता है, संक्रमण ताप होता है, क्योंकि इस ताप पर दोनों जो है अपर रूप एक दूसरे के साम्य में होते हैं। उदाहरण के लिए माना श्वेत व स्लेटी टिन की दो इलेक्ट्रॉनों को अमोनियम स्टेनी क्लोराइड विलयन में डुबोया गया हो, तो इस प्रकार से हम संक्रमण ताप का भी निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद आता है विभवमापी अनुमापन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। उस अनुमापन को विभवमापी अनुमापन कहते हैं जिनमें अनुमापन का अंतिम बिंदु एंड पॉइंट ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया मिश्रणों के विभवों को ज्ञात करके उनका ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ की सहायता से अभिक्रिया का अंतिम बिंदु परिकलित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं अम्ल क्षार अनुमापन में अम्ल विलयन में क्षार डालते हुए विलयन का EMF या pH ज्ञात किया जाता है तथा क्षार के अनुमापन के साथ EMF या pH के मध्य ग्राफ खींचते हैं। जिस बिंदु पर EMF या pH के मान में एकदम अंतर आता है, यानी कि V शेप में अगर ग्राफ हो जाता है तो वही अनुमापन का अंतिम बिंदु होता है। या हमारे पास अगर V शेप ग्राफ आता है तो उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम अंतिम बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है वो किसी भी टाइट्रेशन के लिए एंड पॉइंट का निर्धारण भी सांद्रता सेलों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे द्रव संधि विभव और गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेलों का वर्गीकरण। ठीक है, धन्यवाद।